प्रिय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सब लोगों का प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी एक क्लास हो चुकी है हिंदी की, जिसमें हमने कोशिश की थी हिंदी भाषा के विषय में पढ़ने का और उसकी बोलियां। आगे अब हमारा जो सिलेबस का पोर्शन है उसमें लिपि एवं वर्णमाला है। तो आज हम लिपि की बात करेंगे और फिर इसके बाद वर्णमाला आएगी। तो अब शुरू करते हैं। चलिए, और ध्यान से समझिएगा, और एक बार समझने के बाद आपको इसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। चलिए, जो भाषा होती है, भाषा बोलने के लिए प्रयोग की जाती है, इसलिए भाषा की जो मूल इकाई होती है वो क्या होती है? ध्वनि होती है। ध्वनि, ध्वनि का मतलब, ठीक है, यानी कि भाषा जो कुछ भी बोला जाता है वो ध्वनि के रूप में निकलता है। जैसे जब मैं बोल रहा हूँ, आप जो सुन रहे हैं वो कहीं कुछ लिखा नहीं है, ये ध्वनि ही है। ठीक है। अब जैसे हमने बोला आ, तो आ जो बोला वो आ ध्वनि है। ठीक है, ये और कुछ नहीं है। तो इस तरह से भाषा जहां तक आता है, भाषा का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो भाषा जो मौखिक रूप से बोली जाती है उसे ध्वनि कहा जाता है। इसे है स्वनिम कहा जाता है। स्वनिम यानी कि भाषा की मूल इकाई जो होती है उसका नाम स्वनिम दिया जाता है। जब इसी ध्वनि को लिपिबद्ध किया जाता है, मतलब जो बोला गया जब वही लिखा जाता है, तो उसे वर्ण का नाम कहा जाता है। ठीक है, उसे वर्ण का नाम दिया जाता है। अब वर्ण, जब कई वर्ण, एक वर्ण या एक से अधिक वर्ण जब क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो वो शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो भाषा की जो स्वतंत्र इकाई है वो क्या होती है? स्वनिम होती है, यानी ध्वनि होती है। और जो लिपि की यानी कि स्वतंत्र इकाई होती है वो वर्ण होती है। वर्ण के बाद शब्दों का निर्माण होता है। शब्दों के निर्माण के बाद वाक्यांश का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक शब्द जब लिखे जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? वाक्यांश बोलते हैं। और जब कई वाक्यांश मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? वाक्य का निर्माण होता है। और जब पूरे वाक्य मिल जाते हैं और ये वाक्य वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल एक के बाद एक तारतम्यता में सजा दिए जाते हैं, तो वो साहित्य का निर्माण करते हैं। तो वो क्या हो जाता है? साहित्य हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार भाषा से साहित्य का जो हमारा सफर है वो ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्यांश, वाक्यांश के बाद वाक्य, वाक्य के बाद साहित्य। और ये लगातार क्या होता रहता है? विकसित होता रहता है। अब हम इसमें कुछ और मूलतः समझेंगे जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब पूछा जाता है कि भाषा की मूल इकाई क्या है। जब भाषा की मूल इकाई कहे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ध्वनि बताना है। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है, वर्ण बिल्कुल नहीं है। वर्ण इसकी मूल इकाई नहीं है, क्योंकि भाषा भाष से बनी हुई। भाष का मतलब बोलना, तो बोलने की इकाई क्या चीज है? मौखिक इकाई हुई। तो मौखिक इकाई क्या चीज होती है? ध्वनि हुई। और इसी को स्वनिम नाम दिया जाता है। यानी कि जो भाषा की मूल इकाई है वो स्वनिम के रूप में क्या होती है? ध्वनि होती है। और स्वनिम क्या होती है? दो प्रकार की होती है। इससे अधिक आपको जानने की स्वनिम के विषय में जरूरत नहीं है। ठीक है, कि स्वनिम ये दो प्रकार कौन होते हैं, क्या होते हैं, अधिकतम अभी तक वैसे नहीं पूछा गया है। कुछ बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया है, या उत्तर प्रदेश की कुछ परीक्षाओं में पूछा गया है, स्वनिम का नाम आया है। वैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोग स्वनिम शायद पहली बार सुन रहे हो। स्वनिम दो प्रकार के होते हैं, और ये क्या होती है? भाषा की मूल इकाई होती है। स्वनिम ही ध्वनि के रूप में होता है। ठीक है, अब आगे समझिएगा। ध्वनि जब लिख दिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं लिपि। जो लिपि है, इस तरह से लिपि की मूल इकाई क्या होगी? वर्ण होगी। और यही होती है लिखित। जब पूछे भाषा की मौखिक इकाई क्या है, तो ध्वनि है।
और भाषा की लिखित इकाई क्या है, वर्ण है, और जो लिखित इकाई है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। ठीक है, तो जो लिपि है वो हमारा क्या है, ये भाषा की लिखित इकाई है। इसके बाद अर्थ अथवा वाक्य की मूल इकाई, यानी कि इनमें से वर्ण में, अब जैसे क्या लिखा हुआ है, का लिखा है, इसका हमारा कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, आ लिखा हुआ है, कोई अर्थ नहीं। हाँ, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जैसे हम ना लिख देते हैं तो इसका क्या हो जाता है, अर्थ हो जाता है। ठीक है, हाँ लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, अर्थ हो जाता है। लेकिन ये भी क्या चीज़ है, दो हो गया। तो ये कुछ ऐसे वो हैं, नहीं तो हम अर्थ या वाक्य की दृष्टि से उसकी जो मूल इकाई मानते हैं वो क्या मानते हैं, शब्द, यानी कई शब्दों के निर्माण से किस, यानी मिलने से किस चीज़ का निर्माण होता है, वाक्य का निर्माण होता है। इस तरह से अर्थ की बात लें तो अर्थ की जो मूल इकाई होती है वो क्या होता है, शब्द होता है। और अब आता है साहित्य की मूल इकाई, यानी साहित्य किसके निर्मित होता है, न ध्वनि से, न वर्ण से, न शब्द से, न वाक्यांश से, किससे निर्मित होता है, वाक्य से निर्मित होता है। क्योंकि साहित्य में हम एक एक वर्ण, ध्वनि और शब्द वाक्यांश नहीं गिनते हैं, हम क्या गिनते हैं, वाक्य गिनते हैं, यानी जिसे आप क्या बोलते हैं, परिच्छेद, पैराग्राफ गिनते हैं। तो वो क्या चीज होता है, वाक्य से निर्मित होता है। तो वाक्य जो है ये साहित्य की मूल इकाई है। और जो भाषा है उसका जो मानक रूप होता है वही क्या होता है, वाक्य होता है। और वही क्या होता है, साहित्य का निर्माण करता है। इस प्रकार से जो भारत का यानी भाषा का मूल रूप या मानक रूप, या भारत यानी भाषा का मानक रूप की मूल इकाई क्या है, तो भी क्या होता है, वाक्य होता है। मानक का मतलब होता है, ठीक है, सार्वभौमिक, यानी कि वह चीज जो क्या चीज हो, सार्वभौमिक, संपूर्ण इस ब्रह्मांड में स्वीकार किया जाए। ठीक है, यूनिवर्सल हो, वही क्या होता है, सार्वभौमिक होता है, वही मानक रूप होता है। जो हम कुछ यानी अपने आपस में बातचीत करते हैं मानक रूप नहीं होता, मानक रूप तो अलग होता है। जो साहित्य में प्रयोग किए जाते हैं शब्द और वाक्य, वो भाषा के मानक रूप होते हैं। तो मानक रूप से साहित्य बनता है और मानक रूप किससे बनता है, वाक्य से बनता है। इसलिए जो वाक्य है वो हमारी साहित्य की मूल इकाई हो गई। इसके बाद आता है अब हिंदी की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी लिपि है। अब हमारे सिलेबस में लिखा गया है कि देवनागरी भारत में जो बोलने वाली यानी भारत की जो भाषाएं हैं वो जिनकी लिपि देवनागरी है वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे, फिर इसके बाद देवनागरी लिपि के विकास आदि की हम बात करेंगे, इसकी कमियां आदि के बारे में बात करेंगे। तो देवनागरी लिपि किसकी किसकी है, संस्कृत की है, हिंदी की है, कोंकणी की है, नेपाली की है, डोगरी की है, बोडो की है, मराठी की है, मैथिली की है, संथाली की है, गुजराती की है, कश्मीरी की है, हालांकि कश्मीरी की लिपि शारदा लिपि भी है, और सिंधी की है। ये भाषाएं भारत में बोली जाती हैं और ये हमारे संविधान के अंतर्गत, ठीक है, जो 22 भाषाओं का संग्रह है उनमें क्या है, ये सभी भाषाएं आती हैं। ठीक है, जिनमें क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसी भाषाएं हैं जो कई राज्यों की राजभाषाएं भी हैं। ठीक है, या राजभाषा के साथ क्या क्या चीज़ है, ये उसकी उपराजभाषा भी है। तो यानी कि कई हैं और कई की क्या चीज़ हैं, आपका ये दिया गया है। तो अब इसमें आप लोग यानी मुख्य रूप से देखें तो संस्कृत, हिंदी, कोंकणी, नेपाली और डोगरी और बोडो और मराठी, इन सभी भाषाओं का मूलतः जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी लिपि ही है। लेकिन मैथिली, संथाली, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी, इनकी और भी दूसरी लिपि है। जैसे सिंधी जो है ये अरबी और फारसी में भी लिखी जाती है, यानी कि अरबी और फारसी के भी इसमें क्या चीज़ किए गए हैं, ठीक है, इसमें शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो अरबी फारसी लिपि और ये देवनागरी लिपि से मिलकर बनी हुई है। तो इस प्रकार ये हमने पढ़ा भाषा, भाषा से साहित्य का निर्माण, भाषा की मूल इकाई ध्वनि अथवा स्वनिम है जिसे मौखिक मूल इकाई कहते हैं, लिपि की मूल इकाई वर्ण है जिसे हम भाषा की लिखित इकाई कहते हैं, अर्थ की मूल इकाई शब्द है,
क्योंकि बिना शब्द के कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए शब्द की या वाक्य की जो मूल इकाई जो है शब्द है, क्योंकि शब्द कई शब्दों से मिलकर ही वाक्य का निर्माण होता है। और साहित्य की मूल इकाई जो है वो वाक्य है। इसी को ही हम मानक रूप भी बोलते हैं। और भाषा के मानक रूप का मूल इकाई भी क्या है? वाक्य है। देवनागरी लिपि भारत में बोली जाने वाली संस्कृत, हिंदी, कोंकणी, नेपाली, डोगरी, बोडो, मराठी, मैथिली, संथाली, गुजराती, कश्मीरी और सिंधी भाषाओं की लिपि है। देवनागरी लिपि का प्रथम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? एक राजा थे, गुजराती राजा थे, इनका नाम था जयभट्ट। तो जयभट्ट के लेख में सर्वप्रथम नागरी अथवा देवनागरी लिपि का प्रथम प्रमाण प्राप्त होता है। ये लिखा हुआ इसका प्रमाण प्राप्त होता है। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? यानी देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ। और यही है आपका क्या? देवनागरी लिपि का विकास, सिर्फ यही है। तो ब्राह्मी लिपि से आगे चल करके शारदा, ब्राह्मी, देवनागरी और कई लिपियों का विकास हुआ। और जो ब्राह्मी लिपि है वो सर्वश्रेष्ठ लिपि मानी जाती है। पुरातन लिपियों में ब्राह्मी लिपि सबसे अच्छी लिपि मानी जाती है। तो इसी से आपका जो देवनागरी लिपि है उसका विकास हुआ है। इसके बाद आता है देवनागरी लिपि में सुधार का कुछ जो गलतियां थी, गड़बड़ियां थी, या उनमें जो सुधार किया जा सकता था उसका सर्वप्रथम प्रयास महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला प्रयास महादेव गोविंद रानडे, आपने इनको इतिहास में पढ़ा होगा, जीएस में। इसके बाद तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, मैंने सिर्फ तिलक लिखा हुआ है। तिलक ने, उनके पत्र का नाम था केसरी। दो पत्र निकालते हैं ना, केसरी और मराठा। तो केसरी पत्र में नागरी लिपि में सुधार की बात इन्होंने क्या किया था? तिलक ने की थी। और इन्होंने कोशिश भी की थी कुछ शब्दों में सुधार लाने, कुछ वर्णों में सुधार लाने की। अब देखिए, देवनागरी लिपि में जो सुधार किए गए हैं उनके लिए कुछ प्रयास किए गए। सबसे पहले मैं सबसे नीचे की बात करता हूं। 1935 में नागरी लिपि सुधार समिति, इसकी बैठक इंदौर में हुई थी। और यहां पर इसकी अध्यक्षता किसी, ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, 1935 में महात्मा गांधी ने की थी। इसके अगले ही वर्ष वर्धा योजना प्रारंभ की गई थी। वर्धा योजना याद है ना, शिक्षा पर, भारतीय शिक्षा पर वर्धा योजना प्रारंभ की गई थी। वो पूरी तरह से महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित थी। तो नागरी लिपि, ध्यान दीजिएगा, नागरी लिपि सुधार समिति 1935 की अध्यक्षता यानी कि महात्मा गांधी ने की थी। इसके बाद 1945 में सिर्फ है लिपि सुधार समिति, इसे नागरी प्रचारणी सभा काशी ने गठित किया था। इसने अपनी समिति प्रस्तुत की थी। इसके बाद 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। आपने हरदेव बहारी का नाम सुना होगा। हरदेव बहारी भी इसके क्या चीज थे? एक सदस्य थे हरदेव बहारी, जिनकी पुस्तक आप लोग पढ़ते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, ठीक है, और अबुल कलाम आजाद, ठीक है, इन दोनों लोगों ने देवनागरी लिपि के स्थान पर, या भारतीय जितनी भी भाषाएं उनमें सभी में देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को अपनाने की बात करते हैं ये। ठीक है, तो सुनीत कुमार और आजाद, ये दोनों लोग भारतीय भाषाओं के लिए जितने में देवनागरी लिपि प्रयोग की जाती है, बोलते हैं देवनागरी लिपि का प्रयोग ना करके उसके स्थान पर रोमन लिपि का प्रयोग किया जाए। रोमन का मतलब जैसे का लिखना है तो का की जगह हम क्या लिखना है? के ए लिखना चाहिए। ठीक है, यदि खा लिखना है तो खा की जगह हमको क्या लिखना चाहिए? के एच ए लिखना चाहिए।
ठीक है। इसी तरह से इन्होंने क्या चीज किया है कि इसे इस तरह से नहीं लिखा जाना चाहिए, इसे कैसे लिखा जाना चाहिए, इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, जो कि क्या चीज अच्छा है। क्योंकि इस लिपि को लिखने में, लेखन में क्या चीज किया जाता है, कई प्रकार से योग करना पड़ता है, और वहां पर कई जगहों पर गड़बड़ियां आने की संभावना हो जाती है, और यहाँ पर किसी प्रकार से योग की आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे यहाँ पर क्या होता है, सिरोरेखा है, कई स्थानों पर सिरोरेखा होती है, कई में नहीं होती। अब आपने क्या लिखा, धा लिखा, ऐसे लिख दिया, और जरा सा सिरोरेखा जोड़ दिया, ये घा बन जाएगा। ठीक है। आपको क्या लिखना है, भा लिखना है, तो आपको मजबूरी है ऐसे लिखना है, सिरोरेखा भी अधूरे से खींचना है। और जब आप क्या चीज करेंगे, ऐसे कर देंगे, जरा सा चूक हो गई तो क्या चीज हो गई, पहले भा ऐसे नहीं लिखा जाता था, ऐसे लिखा जाता था, ऐसे लिखा जाता था, और जरा सा चूक हो गई तो क्या बन जाता था, माँ बन जाता था। ठीक है। इसलिए इन सभी चीजों को दूर करने की कोशिश की लगातार जारी है। यही भाषा का क्या चीज है, या लिपि का मानकीकरण है। इसी को ही मानकीकरण कहा जाता है। आशा है कि आप लोगों को ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। और अब हम मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए विदा। ओके, गुड इवनिंग। अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए।